वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जीके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम हेड असिस्टेंट के जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको बता दें हेड असिस्टेंट का एग्जाम जीके एसएसबी ने 2025 के स्टार्टिंग में ही कंडक्ट करवाया था। ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो के बाद आप देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम एक्स विद द कॉलम वाई। कॉलम एक्स में आपको हिस्टोरिकल ट्रीटीज दी है और वाई में उसके आउटकम्स दिए हैं। आप सबको पता होगा ये जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, शिमला एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आई होप आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके रिलेटेड है, क्रिएशन ऑफ जे.एंड.के प्रिंसली स्टेट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके रिलेटेड है, एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द इंडिया। और शिमला एग्रीमेंट सीज फायर जो 1971 की वार के बाद हुआ था। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से डेट्स पूछी जाती है, तो डेट आपने याद रखनी है। ट्रीटी अमृतसर कब हुई? 16 मार्च 1847 को हुई। इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर कहते हैं क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा था। कश्मीर को किससे खरीदा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख में। ये आपने याद रखना है, 16 मार्च 1846 में। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। ये डेट याद रखना, एक्सेशन डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लीगली, इसको हम कहेंगे लीगली इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट इनटू डोमेन ऑफ इंडिया। इंडिया के साथ हम लीगली जो इंटीग्रेशन हुई इंडिया के, जम्मू कश्मीर इंडिया से मिला, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद ही हुआ है। ठीक है, ये डेट याद रखनी, 26 अक्टूबर 1947। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है शिमला एग्रीमेंट। आप सबको पता है इंडो पाक जो वार हुई है 1971 में, उसके बाद ही क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। और ये ट्रीटी जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच ही साइन हुई थी इसी वार 1971 की वार के बाद। ठीक है, किसके बीच में? ये शिमला में हुई थी, इसलिए इसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इन दोनों में ये एग्रीमेंट हुआ था। बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू रिस्पेक्ट द सीज फायर लाइन। तो यहाँ पर सीज फायर लाइन एक क्रिएट की गई कि इस सीज फायर लाइन का आपने ध्यान रखना है। कोई यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर सीज फायर यहाँ पर किया गया जम्मू एंड कश्मीर, लेटर जो है इसी सीज फायर लाइन को LOC कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो प्रिजनर से इस जंग में जो जेल में डाले गए थे बंदे, उनको भी वापस से रिटर्न किया गया। तो शिमला एग्रीमेंट की डेट भी आपने याद रखनी है, 2 जुलाई 1972। पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947। वीडियो आप देख लो यूट्यूब पर सर्च मार के, मैंने आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हुई है। यहाँ इसी टॉपिक से हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947, इस पेपर में भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं। पीछे भी आपको बताया, उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1965 की जो वार हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कश्मीर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ विच एग्रीमेंट। आपको बता दें, आप सबको पता होना चाहिए इंडो पाक के बीच में 3 मेजर वार्स हुई थी। 1965 के बाद हुई थी, 1965 में हुई, 1971 में हुई, 1999 में करगिल वार हुई। इनके जो इवेंट्स, ये जो 3 वार हैं, इसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुए, तश्कान डिक्लेरेशन 1965 की वार के बाद हुआ, शिमला एग्रीमेंट 1971 के बाद हुआ, और जो 1999 में जो एग्रीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे आपने याद रखना है जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो आंसर बनता है, जो एग्रीमेंट साइन किया गया, दैट इज़ तशकंद डिक्लेरेशन, जो 1965 की वार के बाद। थोड़ा सा यहाँ पर नज़र लगा लो आप, तशकंद डिक्लेरेशन कब साइन किया गया? 10 जनवरी 1966 में। वही आप कहेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो 1965 की जंग हुई, उसके बाद ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। इट वॉज मेडिएटेड बाई, इसको बीच में कौन था जो इसको मेडिएट करा था? USSR। एंड साइन बाय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री और प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट अयूब खान। तो ये पॉइंट्स देखो, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, फालतू का नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो याद रखना है आपको। इट इज़ व्हाट इज़ दिस तशकंद डिक्लेरेशन? सीज फायर। यहाँ पर दोनों जो नेशंस इंडिया पाकिस्तान, इसमें एग्रीमेंट हुआ कि सीज फायर किया जाए टू स्टॉप द फाइटिंग एंड विड्रॉ द ट्रूप्स टू प्री वार पोजिशंस। तो ये जो यहाँ पर साइन किया गया चीज़ किसके रिलेटेड था? सीज फायर के ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्वेश्चन मैंने पहले पोर्ट्स आपको पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी के नोट्स में भी डाले हुए हैं, आई होप आपने पढ़े भी होंगे। मैच द फॉलोइंग पोर्ट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। कॉलम एक्स और कॉलम वाई दिया है पोर्ट और स्टेट। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा, पहले ही मैंने कहा था टंग प्रॉब्लम है, प्रोनाउंस नहीं प्रॉपर्ली होता है। मारगुआ पोर्ट कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? कामरजार राजर पोर्ट कहाँ पर है? जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सबको पता होगा महाराष्ट्र में है। 2 का 1 2 ऑप्शन में है। आप ऐसे अगर आपको आता है तो 50% यहीं से आंसर निकल आएगा। ठीक है, मोरगांव पोर्ट जो है गोवा में है। 1 का 2 आंसर आपका डी है। आपको बता दें कमर राजर पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है।
ओके, 2 मिनट आपके मैं लूँगा, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। कलकत्ता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में है। देखो इस तरह से हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। कलकत्ता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं, वेस्ट बंगाल में है। ओनली अगर पूछा जाए ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो कलकत्ता पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ये आपने याद रखना है। हल्दिया पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने होंगे, याद रखने, वही मैं बोलूँगा। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, इसका आपने इतना याद रखना, आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट है ये। विशाखापट्टनम सेकंड डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। कमरजुना को इनोर पोर्ट भी कहते हैं, पहले इसको इनोर कहते थे, अब कमरराजर पोर्ट कहते हैं। जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, तमिलनाडु में है। फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है, प्राइवेट, सबसे पहला इंडिया का प्राइवेट कॉर्पोरेट पोर्ट जो है वो इनोर पोर्ट या कमरराजर पोर्ट है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया था। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ईस्ट कोस्ट पे। टुटिकोरन जो है तमिलनाडु में है। कोची पोर्ट केरला में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। मोरगुरु जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था गोवा में है। मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आयरन और नेचुरल हर्बर यहाँ पर होता है। मुंबई पोर्ट ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट नेचुरल पोर्ट, ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट नेचुरल पोर्ट। और एक क्वेश्चन में पूछा गया था रिसेंटली ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के रिलेटेड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ओल्डेस्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट, अगर आपको पूछा जाए विच पोर्ट इज आल्सो नोन एज टाइडल पोर्ट, तो कांडला। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने यहाँ पर जी, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कांडला पोर्ट, ये आप याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, वार और पीरियड, कौन से दौर में कौन सी जंग हुई? फर्स्ट एंग्लो मराठा, सेकंड सिख वार, थर्ड मैसूर वार। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है, लेकिन वार तीनों अलग अलग दिए, एंग्लो मराठा, सिख और मैसूर, ठीक है। तो इसका जो है आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए, आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन बताई जाएगी। अभी आपको नहीं याद हो रहा होगा, देखो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार अच्छे से पढ़ लो यार, एक बार अच्छे से जनरल अवेयरनेस पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, रीजनिंग इंग्लिश, एक बार अच्छे से कॉमन सब्जेक्ट को तैयार कर लो, ताकि एग्जाम में टाइम जिस जो एडिशनल टॉपिक्स होंगे वही पढ़ने की जरूरत पड़े। देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो 1775-82 के बीच में हुई थी। सेकंड सिख वार जो है वो 1848, पहले इससे बाद हुई थी, 1848-49 के बीच में। मैसूर के कैसे याद रहेगा? देखो 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है, तो यहाँ पर आपको याद रहेगा इस दौर ही की बात चल रही है, मैसूर वार, क्योंकि मैसूर के वो राजा थे। तो 1790 से 92 तक थर्ड मैसूर वार चली है। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा डी। 2 से 3 मिनट और यहाँ पर जल्दी से। हम मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? अंग्रेज़ के राज, देखो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद समझ लो आप अंग्रेज़ों का राज स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 जंगें जीती, तो आस्ते आस्ते से वो हुकूमत यहाँ पर जमाना शुरू कर लिया उन्होंने। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लेसी 1700, डेटें याद रखनी है। बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई? 1757 में। किसके बीच में? एक तरफ तो अंग्रेज़, दूसरा आपने याद रखना है, एक तरफ अंग्रेज़ है, बुगजर में भी अंग्रेज़ हैं, वेंडीवाश में भी अंग्रेज़ हैं, दूसरा कौन है वो आपने याद रखना है। क्लियर? किसके बीच में हुई? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला विद फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सिंपली हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। सिराजुद्दौला के साथ फ्रेंच वाले सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, फ्रेंच ब्रिटिश के साथ थे, ठीक है। तो आप सिंपली आप याद रखें अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई, तो अंग्रेज़ जीत गए। फिर बक्सर में क्या हुआ? बक्सर में सिराजुद्दौला को लगा कि हम तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर एक अलाइंस खड़ी हुई। अलाइंस कौन सी अलाइंस थी वो? मीर कासिम, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, मेरे ख्याल आपको दिख ना रहा हो। लो जी आप देखें यहाँ पर मीर कासिम आ गया, मीर शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला। तो ये जो शुजाउद्दौला ऊपर जिन्होंने बैटल प्लेसी लड़ा, दूसरी बार जब बैटल हुई बक्सर की 1764 में, तो तब जो है ये अलाइंस बनी मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला की, ठीक है। इन तीनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और कौन जीत गया? अंग्रेज़। ये विनर है यहाँ पर, वॉन बाई, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पर आपने बताया अंग्रेज़ जीत गए दोनों बार, प्लेसे भी बक्सर भी। प्लेसे देखो ये भूलने नहीं चाहिए, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसे हुई, तो एक अकेले बंदा सिराजुद्दौला लड़ा, अंग्रेज़ों से हार गया। फिर जब लगा को अब मुश्किल है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो कुछ साल बाद 64 में हुई, 1764 में, तो यहाँ पर अलायंस बनी। सिराजुद्दौला ने मीर कासिम और शाह आलम सेकंड को भी साथ में लिया, ये मिलकर लड़ते हैं तीनों दोस्त। तो जब तीनों ने मिलकर लड़ा तब भी जो है अंग्रेज़ जीत जाते हैं, और इसके बाद ट्रीटी साइन होती है। पूछा जा सकता है आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तब साइन हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद।
ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद जो है आपको बता दें अंग्रेज़ और फ्रेंच भी आपस में भिड़ गए 1760 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच आपस में जब भिड़े और जीता कौन, अंग्रेज जीत गए। ये इसको बैटल ऑफ वेंडिबाश आपको पूछा जाए, मैंने मोटी मोटी बैटल रखी हैं। प्लेसी और बक्सर जो भी अंग्रेज़ों जीते वहाँ से अंग्रेज़ों की हुकूमत एक हिसाब से स्टार्ट होगी। फिर बीच में फ्रेंच भी था, आपको पता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी चल रही, तो फ्रेंच और अंग्रेज़ दोनों आपस में लड़ गए, फ्रेंच और ब्रिटिश वाले। तो इस बैटल को बैटल ऑफ वेंडिबाश कहते हैं, 1760 में हुई है। अंग्रेज़ यहाँ पर भी जीत गई, ठीक है। अब आती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। एंग्लो हो गया अंग्रेज़, अब अंग्रेज़ और मराठा के बीच में, मराठा बड़े ही ताकतवर थे। यहाँ पर मराठा देखो, पहली वार में मराठा यहाँ पर जीत जाते हैं। पहली बार जब हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा हुई, सेकंड एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा। देखो आपको याद रखना है, जीतने वाला आपको यहीं याद रह जाएगा। एंग्लो मराठा, अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में 3 वार हुई है। पहले मराठास जीत गए, दूसरी दोनों जो है अंग्रेज जीते। क्लियर, पहली बात याद रहेगी। 1775 आपने सीक्वेंस में चलने आना है, प्लेसे बक्सर हुई, वेंडिबाश, सीधा आप आ जाओ एंग्लो मराठा, मराठा के बीच में। मराठा के बीच में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड 1775 से 82 तक पहली हुई, मराठा जीत गए। दूसरी 1803 से 5 चली, तो यहाँ पर अंग्रेज जीत गए। फिर 1718 में हुई, 1718 में, तो यहाँ पर भी अंग्रेज जीत गए। तो ये आपने याद रखना है। सेकंड जो इस फर्स्ट एंग्लो मराठा के बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई, तो डेट पूछी जाती है ट्रीटी कब हुई, पहले कौन सी ट्रीटी हुई, तो बाद में नहीं कहना ये क्वेश्चन कैसे बना। मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीकेएसपी के द्वारा कि ट्रीटी ऑफ बेसेन कब हुई, सेकंड एंग्लो मराठा के बाद, यानी 1803-5 के दौर में, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ट्रीटी ऑफ मंदासूर जो है, ये तीनों के बाद ट्रीटीज हुई। देखो मैं आपको याद करा, थोड़ा टाइम लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर योर प्रीशियस टाइम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें याद करने की कोशिश करो। फर्स्ट एंग्ला मराठा, सेकंड थर्ड, फर्स्ट में जीता मराठा, दूसरी दोनों में, सेकंड और थर्ड में ब्रिटिश जीते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ फोकस इसलिए करो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखना। फर्स्ट एंग्लो मराठा कब हुए, 75, दूसरी 1803, तीसरी 1817, पहली के बाद क्या ट्रीटी हुई, सलबाई, दूसरी बेसेन, तीसरी के बाद मंदसूर। तो ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं मैसूर। मैसूर में हुई 4 जंगे, ठीक है। पहली जीती मैसूर ने, दूसरी जीती मैसूर ने, तीसरी यहाँ पर जीती ब्रिटिश अलायंस ने, और चौथी भी जीती है ब्रिटिश और अलायंस ने। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। 1734 ये भी चल रही है, एक साइड मराठा के साथ जंग चल रही है अंग्रेज़ों की, दूसरी साइड मैसूर वाले के साथ चल रही है। तो ये दोनों एक तरफ से अपने अपने जो एरियाज इनके थे उस हिसाब से चल रहे हैं। ये भी उसी के, यानी एक तरफ से वो चल रही है, एक तरफ से वो। ये नहीं सोचना आपने कि एंग्लो मराठा के बाद जो है मैसूर हुई, ऐसा नहीं है, ठीक है। उधर एक तरफ मैसूर की वार चल रही है, एक तरफ एंग्लो मराठा चल रही। तो एंग्लो मैसूर वार यानी अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में 1734 से लेकर 1766 तक ये लंबी चली है वार, जिसमें मैसूर जीत गया। सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 84 तक चली, मैसूर और अंग्रेज़ के बीच में, मैसूर जीता। इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92 में हुआ, जिसमें ब्रिटिश और इसके साथ जो इसके अलायंस थे वो जीत गए। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है वो मैंने कहा था 1799, क्योंकि इस 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है, तो यहाँ पर ब्रिटिश जीत जाता है। तो ट्रीटीज पहले मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ ब्रिटिश सबजुगेटेड मैसूर। तो यहाँ पर कोई ट्रीटी नहीं हुई। 3 ट्रीटी हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद मद्रास, सेकंड के बाद मैंगलोर, थर्ड के बाद श्रीरंगपट्टनम। अब आती है लास्ट, बस खत्म, और ज़्यादा नहीं लंबा खींचूंगा इसको। सिख के बीच में वार हुई, एंग्लो सिख वार, अंग्रेज़ों और सिख के बीच में भी वार हुई है 1845-46 में, 1848-49 में हुई थी। पहली में भी अंग्रेज़ जीते, दूसरी में भी अंग्रेज़ जीते। पहली के बाद जो ट्रीटी हुई है बेरोवाल ट्रीटी, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था जीएसटी के रिलेटेड कब इंप्लीमेंट हुई जम्मू एंड कश्मीर में, जीएसटी कब इंप्लीमेंट की गई। 28 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, जो हेड असिस्टेंट के पूछे गए थे उसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट मान सकते हैं, बाकी आप पढ़ सकते थे, ऐसा नहीं है। बाकी अगर जिसने पेपर दिया है या देंगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आप जनरली पढ़ सकते हो। अब देखो जीएसटी इन जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर लागू कब हुई, ये थोड़ा सा करंट के रिलेटेड, लेकिन थोड़ा पुराना करंट है। हालांकि 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू हुई थी, लेकिन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया है, तो 8 जुलाई लगभग 1 हफ्ते बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई है जीएसटी। तो आंसर इसका बी रहेगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स गलती कर बैठे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड, बहुत सिंपल, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है, डचीगाम है, यस। काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं, असम में है ये। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल, यस। तो इसका आंसर 1 और 3 रहना चाहिए। आपको जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। डचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर के नज़दीक है, 22 किलोमीटर दूर श्रीनगर से।
फेमस ये हंगूल कश्मीर स्टैग के लिए है, हिमालयन ब्लैक बक के लिए, ल्यूपॉर्ड, डाइवर्स बर्ड स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं। 141 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी नेशनल पार्क किश्तवाड़ नेशनल पार्क हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, 400 स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई। हिमालयन मस्क डेयर, ब्राउन बेयर और लीपर्ड इसमें पाया जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इसको पहले कहते थे, एट श्रीनगर में है, नेम्ड आफ्टर द फेमस ऑर्थोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के नाम पे है। फेमस फॉर द बर्ड लाइक पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनल, वेरियस माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती है। 9 स्क्वायर किलोमीटर पे फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फोक डांस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला। तो ये जहां तक मुझे नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सामने ही दिए हैं। आंध्र प्रदेश, लंबड़ी दिमसा जो है आंध्र प्रदेश के फोक डांस है। भुवानी जूरियाँ जो है ये बुआई जूरियाँ ये गुजरात का, और कथकली और ओटन थुलल जो है कथकली, हालांकि एक क्लासिकल डांस बीच में डाल दिया है। ओटन थुलल जो अजीब सा नाम दिखे, यह है केरला का होता है। तो इसका सीधा सीधा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 आंसर बी रहेगा। अब 2 मिनट में और लूँगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ इंडिया स्टेट वाइज, इंपॉर्टेंट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नॉट ऑल। इंपॉर्टेंट भी याद कर लो, बड़ी बात है ये। उत्तर प्रदेश रास लीला, नौटंकी, चरकुला। पंजाब भांगड़ा गिद्धा, ये तो क्लियर है, याद रहेगा। हरियाणा बग फग दामल खोरिया संग, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने आपको जैसे खोरिया। हिमाचल प्रदेश नत्ती, किन्नौरी, जोरा, जम्मू कश्मीर रोफ, हिक्कत कुट, दमल, ये इसका मैं अलग से जम्मू कश्मीर की में हम पढ़ते हैं डिटेल से। राजस्थान घूमर, कलबेलिया, तेरा, ताली, बुआई, कठपुतली। गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, बुआई, झूरियाँ। महाराष्ट्र की लिवानी, तमाशा। तो ये आप इसको क्या करना है, आपको ग्रुप में आपको पीडीएफ मिली है ऑलरेडी कल्चर की, ठीक है। कल्चर की जो आर्ट एंड कल्चर की पीडीएफ में ये पड़ा है। अदरवाइज ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ है, मैंने पहले ही कहा था 3 कंप्लीट होने के बाद डालूंगा मैं ग्रुप में। अब तीसरा सेशन है ये हमारा, अब इसको मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट सेशन हो सकता है हम कंप्यूटर पे लाएं, और अगर रिस्पांस है, अभी तक फ़िलहाल पिछली वीडियो पे रिस्पांस कुछ खास नहीं है, जैसा लग नहीं रहा है कि कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये कंटिन्यू रहे सीरियस, अब आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक करने में कौन से 50 सेकंड लगते हैं आपको, 2 सेकंड का काम है बस। उससे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई इतने जितनों बंदों ने लाइक किया उतने बंदों को इससे फ़ायदा हो रहा है। जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे हम जीके का कंटिन्यू रखें या कंप्यूटर स्टार्ट करें इसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है। तो ये ग्रुप में डाल दूंगा, इसको आपने याद करना है चीज़ों को। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू हैव इट्स ऑन फ्लैग बिफोर 2019, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग होता था, तो ये कौन सा आर्टिकल, देखो 2 ऑप्शन तो पहले बाहर हो गए। अब 370 और 35A में ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे। बिल्कुल 370 आंसर है। 35A में सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं लैंड के रिलेटेड, लैंड जो जगह बाहर का बंदा नहीं खरीद सकेगा वो है 35A। बाकी 370 में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्लैग हो गया, सारी चीज़ें 370 में ही थी, ओके। फिर भी हम देख लेते हैं आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर। जब कानून बना 26 जनवरी 1950 तभी ये भी साथ में लागू हो गया, और 5 अगस्त 2019 के बाद ये प्रोसेस चला इसका रिवोक होने का। ऑटोनॉमी, अच्छा 370 में क्या आज़ादी मिली है? पहले ऑटोनॉमी मिली है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड लॉज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपने ओन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लॉज है। लिमिटेड सेंट्रल अथॉरिटी को लिमिटेड यहाँ पर रोल उसका रखा है। इंडियन पार्लियामेंट कुड नॉट मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ओनली ऑन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पे बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं थी पावर। अदर लॉज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, जितने बाकी लॉज होंगे उसके लिए J&K गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। ये बात आ गई 370 के जो राइट्स थे। नो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन टू इंडियन सिटीजन फ्रॉम द अदर स्टेट कुड नॉट बाय द लैंड और सेटल इन द जम्मू एंड कश्मीर। टेम्परेरी प्रोविजन की बात करें, इनिशियली आर्टिकल 370 वाज मीन फॉर द टेम्परेरी बट इट रिमेन इन इफेक्ट फॉर डिकेड्स तक ये इफेक्ट में रहा। 35A में क्या था? स्पेशल राइट फॉर J&K रेसिडेंट, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले उनके लिए स्पेशल राइट्स था। ये हम कहेंगे इनेक्टेड कब हुआ? 1954 में थ्रू अ प्रेसिडेंशियल आर्डर। जो प्रेसिडेंशियल आर्डर था 1954 का, इसके थ्रू ये 35A लाया गया, और 5 अगस्त में ये भी रिवोक हो गया। एक्सक्लूसिव राइट क्या था इसमें? ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग
एक्सक्लूसिव राइट्स टू ओन लैंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सारी जम्मू कश्मीर के लिए ही एक्सक्लूसिव रहेंगी ये राइट्स, बाकी इसमें फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दूं, नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड पूछा गया था 2024 में नोबेल प्राइज़ विनर्स, तो अब जो है 2025 के भी आ चुके हैं, तो ये आपको बताने का मकसद नहीं है। हालांकि हम करंट अफेयर में, ये मैंने टेलीग्राम में भी डाला था ये स्लाइड, तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की विनर हम करंट अफेयर जो है, जब भी देखो करंट अफेयर हम कराएंगे, सब पता है हमें कहाँ से पूछे जाते हैं, वो हम कराएंगे जब भी डेट एग्जाम की आती है ना, उस एक महीना देते हो, एक महीने लास्ट का जो होगा उसमें हम जो हम बाकी का आप रिवाइज करोगे उसके साथ साथ हम आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करेंगे। आपको 2 ही काम करने होते हैं लास्ट पे। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि डेट आएगी हम तब तैयारी करेंगे, बट तब तैयारी नहीं करना होता। तब आपको जस्ट जो जितना सारा पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करना और साथ में करंट अफेयर पढ़ना, ये 2 काम करने होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 50th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017। 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने थे, अभी भी हैं एनके सिंह। आपको बता दें 2025 तक चेयरमैन जो 50th फाइनेंस कमीशन के हैं एनके सिंह, 2020 से 25 तक ये रहे अभी हैं, और ये जो नेक्स्ट अपॉइंट हो चुके थे, पहले ये बन जाता है कमीशन के चेयरमैन, लेकिन इनका टाइम पीरियड बचाया जाता है कि 26 से 31 तक आप चलेंगे। अरविंद पेंड्रंगिया पहले डिसाइड है, तो ये जो है नेक्स्ट कौन होने वाले हैं 26 से, अरविंद पनागारिया। तो ये आपने याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन होने वाले हैं, अरविंद पनागारिया। तो ये आपने याद 26 से 31 तक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस मुगल गार्डन जम्मू कश्मीर। दिस अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। देखो ऐसा नहीं है कि सारे सिंपल भी होंगे, लास्ट पे मैंने कुछ 4 क्वेश्चन रखे हैं जो आपको सुनोगे तो फिर आपको हाँ ऐसे भी होते हैं। तो निशात बाग, शालीमार बाग, अच्छाबल बाग गार्डन, तो ये मुगल गार्डन आपको पूछा गया इनमें से कौन से हैं, तो ये सारे ही मुगल गार्डन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड इन 2019 में जब रीएलेक्शन एक्ट आया, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया, तो ये क्या वजह रही इसके पीछे। तो अगर हम देखें ऑप्शन से, टू इंटीग्रेट द स्टेट मोर फुली, हालांकि इंडिया के साथ ही कोई शक की बात नहीं है, मोर फुली यानी इसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे रहेगा कंट्रोल। टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटीज अबाउट द रेसिडेंसी राइट इन 35A को भी हटाया गया इसके साथ। टू एनेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द रीजन में लाने के लिए, तो इसका जो आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको ये बिल्कुल रटे पे करवाया था कि भाई ये वाली सेक्शन याद रखना है, एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप सबको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब थी 2019 से पहले जब स्टेट थी, तो इसमें MLA और MLC दोनों थे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी था और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, MLA भी था, MLC भी था। जो MLC लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको ख़त्म कर दिया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेशन, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होगी जम्मू कश्मीर की। तो ये आपने याद रखना है, ये सेक्शन 57 में मेंशन किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। ये मैं ग्रुप में यहाँ पर डाल दूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दो एक मिनट में थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करवा दूँ। सेक्शन 3 कह रही है कि लद्दाख यूटी, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, विद 2 डिस्ट्रिक्ट नेमली लेह करगिल, लेकिन अब एट प्रेजेंट देखें 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, लेह करगिल, जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, छंगथंग। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, 5 बाद में ऐड हुई थी। सेक्शन 4 कह रही है ड्यूटी ऑफ JNK, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूटी विद लेजिस्लेचर, ठीक है। 3 सेक्शन लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। सेक्शन 4 जम्मू कश्मीर ड्यूटी विद लेजिस्लेचर। सेक्शन 5 एग्जिस्टिंग गवर्नर टू कंटिन्यू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बोथ द यूटीज। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है दोनों यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। 6वां सेक्शन कह रहा है अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जब ये कोई भी यहाँ पर चेंजेस की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले शेड्यूल में अमेंडमेंट आती है। तो रीइलेक्शन एक्ट लाते हुए पहले शेड्यूल में जो है वो अमेंडमेंट लाई गई। पार्ट 3 में जो सेक्शंस आती हैं 5 से 57 तक, उसमें इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताऊँ वो आपकी है 9 एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में सीट की एलोकेशन। JNK हैज़ 4 सीट। अभी देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली राज्यसभा के इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, 4 में से 3 NC और 1 BJP का जो MP बना है राज्यसभा के लिए। 4 सीट्स हैं टोटल, लद्दाख की कोई सीट नहीं है राज्यसभा की, याद रखना ये पॉइंट। सेक्शन 9 में लिखा है, सेक्शन 9 में लिखा है राज्यसभा की 4 सीट है जम्मू कश्मीर की, 4 सीट, और याद रखनी है वो। सेक्शन 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ होस्ट ऑफ द पीपल, लोकसभा में की बात यहाँ पर चल रही है। 5 सीट आपने याद रखना लोकसभा में जम्मू कश्मीर की है और 1 लद्दाख की। पहले 6 थी ना, 1 लद्दाख की होगी, 5 जम्मू कश्मीर की। राज्यसभा की पहले भी 4 ही थी, वो 4 ही है क्योंकि लद्दाख में कोई सीट नहीं गई। क्लियर है, ये दोनों याद रखना है। सेक्शन 9
राज्यसभा की 4 सीट JNK 9 लद्दाख। सेक्शन 10 लोकसभा की 5 सीट्स जम्मू कश्मीर और 1 लद्दाख। सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 239A बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर एप्लीकेबल टू द पौंडीचेरी, और यही सेम जम्मू कश्मीर के लिए भी अप्लाई किया गया। ठीक है, आर्टिकल 239A ये आपने याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 14 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इस कंपोजिशन। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी कंपोजिशन की बात करें तो 107 मेंबर्स रखे गए। नाउ आफ्टर अमेंडमेंट 2023 में अमेंडमेंट हुई और 114 किए गए, बढ़ाए गए। ये पूरी डिटेल अमेंडमेंट करंट में देखेंगे हम। 24 सीट जो है इसमें वैकेंट रखी जाती है POK के लिए, बाकी रिजर्वेशन भी होती है ST/SC वुमेंस के लिए। 50th सेक्शन कह रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, LG कैन नॉमिनेट 2 वुमेन मेंबर्स इन असेंबली। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर? वुमेन्स, 2 वुमेन्स। कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? LG। 16 आ जाता है क्वालिफिकेशन मेंबर। 25 साल का होना चाहिए MLA बनने के लिए, सिटीजन होना चाहिए, मस्ट बी द वोटर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का वोटर होना चाहिए। डिटेल जो हम JNK पंचायती राज एक्ट में भी हम डिस्कशन करते हैं इन चीज़ों की। उसके बाद सेक्शन 17 5 ईयर की टर्म होगी MLA की, पहले 6 थी अब 5। ठीक है, तो स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के रिलेटेड सेक्शन 19 है। 21 वेरी इंपॉर्टेंट, 21 सेक्शन 2 बार एग्जाम में पूछी गई है। स्पेशल एड्रेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पहला फर्स्ट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, पहले जो सेशन के पहला जो भाषण होगा वो सेशन होगा, स्पेशल एड्रेस होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 21 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 24 में ओथ लेंगे, जितने मिनिस्टर्स बनेंगे LG के बिफोर ओथ लेंगे। 25 वोटिंग इन असेंबली, तो बस मैं आगे जो है ग्रुप में डाल दूंगा, आप थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो 57 में एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जम्मू कश्मीर स्टेट, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था। 14 क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेशन में दिया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 लेड टू द बाइफर्केशन ऑफ स्टेट इनटू 2 यूटीज। आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट 2 यूटीज में कब टूटी? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद। और ये कब हुआ? 31 अक्टूबर, याद रखना 31 अक्टूबर। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 31 अक्टूबर के रिलेटेड। यूनिटी डे अभी रिसेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है सेलिब्रेट किया जाता है। और रीज़न दिया है इट इज वाज इम्प्लीमेंटेड टू रिक्लेम POK। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, सही आंसर रहेगा इसका A ट्रू एंड R फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन डिड, देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखो ये क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी टफ करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। विच एंशिएंट किंगडम ऑफ कश्मीर वाज नोन फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज। देखो सॉरी, यहाँ पर गंदारा और कुशना जो है दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किंगडम की बात है, एंशिएंट किंगडम, तो गंदारा ही आंसर रहेगा। लाहौर तक करकोटा में तो था नहीं बुद्धिस्ट का कंसेप्ट, यहाँ पर गंदारा और कुशना में से गंदारा ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा दिमाग चल जाना, बस थोड़ा सा इतना यार, जब भी पेपर देने जाओ कोई भी दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि दिमाग चलेगा तो कुछ 4-5 क्वेश्चन बंदा निकाल लेगा ऐसे, जो जनरल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। व्हेन वर स्वदेशी एंड बाइकआउट मेथड ऑफ स्ट्रगल फर्स्ट अडॉप्टेड। देखो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई ना, जहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली ना, तो समझ गए हमारे इंडियन कि यहाँ पर बात डिवाइड एंड रूल की। तो बाइकआउट जो स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले 1906 में स्टार्ट हुई थी, इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो आंसर इसका रहेगा 1905 के बाद। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू रीगेन कंट्रोल ऑफ करगिल ड्यूरिंग द 1999 वार। तो मैं पहली वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय हुआ था, ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 19 विच मेजर माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ द लद्दाख कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स आइसोलेशन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। देखो सिंपल सा ये कंसेप्ट, अगर आपने इमेज देखी है मैं आपको बता दूं यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। आप देखो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, तो ये हिमालय की पहाड़ियाँ जा रही हैं, हिमालय के बाद लद्दाख आता है पहाड़ियाँ, लद्दाख के इधर ऊपर केराकुरम आता है नॉर्थ साइड में। तो आंसर केराकुरम रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये देखो ये आपका आंसर यहाँ पर रहेगा हिमालय का। ये आ गया आपका शिवालिक, ये आ गया लोअर हिमालय, मिडिल हिमालय, ये आ गया आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसके बाद यहाँ झंस्कर लद्दाख और ऊपर आगे नॉर्थ साइड पे लद्दाख केराकुरम रेंज। तो आंसर इसका केराकुरम रेंज ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हु इज़ द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये पिछले एक पेपर जो हमने पेपर नंबर 1 डिस्कस किया था, वहाँ पर भी क्वेश्चन यही पूछा गया, तो आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 21
विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सदर रियासत, पहले जम्मू कश्मीर के सदर रियासत हुआ करते थे विद द टाइटल गवर्नर, उसको गवर्नर में कन्वर्ट किया गया, और ये और पीएम जो थे उसको सीएम में किया गया था। ये कब हुआ? ये हुआ था सिक्स्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की 6वीं अमेंडमेंट हुई थी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की। सदर रियासत रिप्लेस विद द गवर्नर एंड वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर रिप्लेस विद द सीएम। ये हुआ था सिक्स्थ अमेंडमेंट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन 1965 1965 में हुआ था। पहले गवर्नर कौन बने? डॉक्टर करण सिंह। पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। सदर रियासत हेड ऑफ द स्टेट रिप्लेस विद द गवर्नर हु वुड नाउ बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंस्टीड ऑफ बीइंग इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये डिटेल लिखी है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर से आपको अगर पूछा जाए तो 1947 से 65 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर चीफ मिनिस्टर 65 के बाद टिल डेट चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर भी हैं साथ में। देखो महरचंद महाजन इंटरिम गवर्नमेंट जब थी तो चीफ बने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर जब गवर्नमेंट बन गई शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने, फिर बख्शी, गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा शमसुद्दीन, गुलाम मोहम्मद सादिक लास्ट प्राइम मिनिस्टर बने। पहले महरचंद महाजन, लास्ट गुलाम मोहम्मद सादिक, और गुलाम मोहम्मद सादिक 65 में थे और फिर यही पहले चीफ मिनिस्टर भी बने। जब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट हुई तो ये पहले चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक ही बने, लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट गवर्नर जम्मू कश्मीर डॉक्टर करण सिंह, जब ये चेंज हुआ सदर रियासत का तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती रही हैं। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जब यूटी बनी J&K तो पहले गवर्नर बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो अभी उमर अब्दुल्ला हैं, ये यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट के गुलाम मोहम्मद सादिक और यूटी के उमर अब्दुल्ला। आर्ट ऑफ पश्मीना वेविंग, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल ऑफ विच कल्चर एक्सप्रेशन। देखो पश्मीना वेविंग ये सिंपल सी बात है, ये रहा यहाँ पर विजुअल तो रहेगा नहीं, डांस थिएटर तो है नहीं है, परफॉर्मिंग भी नहीं है कोई, ये लिटरेरी राइटिंग तो है नहीं, पोइट्री नॉवल तो है नहीं, सीधा हैंडीक्राफ्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, डल लेक के बारे में कौन सी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है डल लेक की, बताओ। हाँ, पानी से बिजली पैदा करना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर डल लेक से नहीं। टूरिज्म, हाउस बोट, शिकारा राइड वगैरह वगैरह, या इरिगेशन के लिए, या फिर फिशिंग एक्वाकल्चर के लिए, तो आंसर बी रहेगा। ये मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने सोचना है, इतना कोई। लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्वेश्चन बी देखने को मिलेंगे, विच इनिशिएटिव प्ले अ मोस्ट क्रूशियल। देखो ये क्वेश्चन बेशक आपने नहीं सुना हो, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि दिमाग चलना चाहिए। अब दिमाग लगाओ भाई, मोस्ट क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में कौन सा है? जीएसटी से एम्प्लॉयमेंट होगा? नहीं, कोई जीएसटी से। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। नेशनल मिनिमम वेज एक्ट के मिनिमम वेजेस जो है ना, भत्ता जो दिया जाता है वो इतना होना चाहिए, वो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई कंसेप्ट नहीं। नेशनल स्किल मिशन डेवलपमेंट, सिंपल आंसर रहेगा, इतना सोचना बनता है आपका एग्जाम में। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया मुश्किल, ठीक है। मेरीना बीच कहाँ पर है? कोवालम बीच कहाँ पर है? अंजना बीच। देखो कोवालम केरला में, अगर आप थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा अजीब नाम है तो केरला है। 2 से 1, 2 का एक आंसर यहाँ पर मिल गया आपको। ये होता है, थोड़ा दिमाग लग जाए तो काम बन जाएगा। अदरवाइज ये बात वो तुक्के वाली है। अदरवाइज ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, हालांकि आंसर यही है। विच इज़ द नेम ऑफ द चैनल लॉन्च बाय, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ आप अगर थोड़ा दिमाग लाते, चैनल लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए, साइन लैंग्वेज के लिए चैनल लॉन्च किया गया। भारतीय साइन लैंग्वेज DTH चैनल तो होगा नहीं, ये तो नाम से नहीं होगा डेफिनेटली, दिमाग लगाओ। इंडियन साइन चैनल, साइन तो होगा ही नहीं है। PM विद्यार्थ चैनल, भारतीय संकेतिक, संकेत साइन, संकेत भाषा, सांकेतिक भाषा DTH। देखो आंसर आप यहाँ से ढूंढ सकते हो अगर दिमाग लग जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर, हालांकि ये क्वेश्चन थे, मैं मान रहा हूँ, तो 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं 28 में से अगर 4 गए, 24 क्वेश्चन जो आप पढ़ के अच्छे से कर सकते हो, स्टैटिक जीके पोर्शन है, तो वो नहीं आपने किए तो उसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है। ग्रैंड कैनॉन कहाँ पर है? USA में। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसने डेवलप किया? USA ने। तो ये 2 ऑप्शन होने चाहिए थे USA। लेक विंगपिग जो है ये कनाडा में है, न्यूजीलैंड ऑप्शन नहीं बनता, तो क्वेश्चन गलत था। हु लॉन्च द ट्रेड वॉच वीकली पब्लिकेशन फोकसिंग ऑन द इंडियन ट्रेड डेवलपमेंट? देखो कौन कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, नीति योग, रिजर्व बैंक। देखो रिजर्व बैंक नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं होगा, नीति योग भी नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड ही आंसर इसका बनेगा। ये नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लो, जो भी एस्पिरेंट
किसी भी आपको मैं एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। ये जो आप क्विक रिवीजन सेशन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्रेशन, ये इसमें जो एक्सप्रेशन है ये सारी नोट से उठाई होती है। ये तो जस्ट डेमो है, कंप्लीट अगर आपने पढ़ना है तो नंबर ये है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें। 2-3 दिन के अंदर आपको कैलेंडर भी मिल जाएगा, जिसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड के उम्मीद करते हैं हम पेपर यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा हो सकता है और भी अदर फॉरेस्ट रिलेटेड या कोई और दिखे, लेकिन लेबोरेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट और नर्सिंग एड की जो पोस्ट हेल्थ और होम डिपार्टमेंट की, इनके तो डेफिनेटली आपको दिखेंगे पेपर, और ये नवंबर एंडिंग दिसंबर स्टार्ट में पॉसिबिलिटी है इसके होने की। तो नंबर यह है, आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें वीडियो का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, हम कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप कंटिन्यू चाहते हो रखें, तो इसके लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जीके का कंटिन्यू करें या कंप्यूटर स्टार्ट करें। अपकमिंग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जूनियर असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड, जीके पे से किसी भी आपको नायब तहसीलदार, टीचर, सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें डेफिनेटली आने के चांसेस मैक्सिमम लग रहे हैं। एमटीएस की तो 100% आएंगी, ठीक है। पटवारी वीएलडब्ल्यू की पॉसिबिलिटी आए या ना आए, लेकिन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और एमटीएस की पोस्टें डेफिनेटली आने वाली हैं, और जूनियर असिस्टेंट की तो आ ही चुकी हैं, 342 के फॉर्म लग रहे हैं। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी है, जनरली आप तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम की, तो नंबर आपका यही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, इस पर कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आपको डिटेल बताई जाएगी कैसे तैयारी करनी है।